बलागुण पढ़ लिया है? अरे पढ़ लिया है। कोई एक गोलाकार कुंडली या आयताकार कुंडली पर अपनों ने बलागुण निकालना सीखा था, ठीक है। और बलागुण का अपने पास एक अच्छा सा फॉर्मूला आया था, टो बराबर NIAB साइन थीटा। अरे आया था, टोर का फॉर्मूला आया था ना? अरे ये आया था NIAB साइन थीटा, ये आया था ना। अब आपने गैल्वेनोमीटर देखा है क्या? देखो ये होता है गैल्वेनोमीटर, दिख रहा है इसको, ये इसका ये रह गया है ना सूचक, यहाँ से ये धारा दिखाता है ना, अल्पमान की धारा दिखाता है, ठीक है। इस धारा की कोटि माइक्रो एम्पेयर में होती है, दिशा भी दिखाता है, इस तरफ जा रहा है तो धारा की दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ जा रहा है तो धारा की दिशा किस तरफ होगी, ठीक है। ये धारा दिखाता है। क्या काम होता है इसका? अल्प धारा का मापन करना। काम क्या है? अल्प धारा का मापन करना। धारा को मापता है, धारा की दिशा भी मापता है, ठीक है। ये ज़्यादा धारा नहीं मापता, कुछ माइक्रो एम्पियर की ही मापता है, इसकी परास बहुत कम होती है धारा मापने की, ठीक है। तो इसको धारा मापी कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा मापी का काम क्या होगा? अल्प मान की धारा मापना और धारा की दिशा मापना। एक्चुअल में अधिक धारा मापने के लिए इसी से अपन कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, इसी का उपयोग करके दूसरे उपकरण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अपन समझेंगे। तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना, कि ये अंदर से कैसे होता है। ये जो अपनों ने बलागुण वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, बलागुण क्या होता है ना, किसी एक कुंडली पर दोनों तरफ से बल लगते हैं तो उसके कारण बलागुण आया था, अपने पास आया था ना। आयताकार कुंडली में अपनों ने पढ़ा था बलागुण लगने वाला, है ना। तो टॉर्क बराबर NIAB साइन थीटा आया था अपने पास। एन क्या है? कुंडली में कितने फेरे हैं, फेरों की संख्या है। आई उसमें बहने वाली धारा है। ए कुंडली का क्षेत्रफल है। बी चुंबकीय क्षेत्र है जो बाहर से अपन लगाते हैं, ठीक है। और साइन थीटा क्या है? उस कुंडली के एरिया और बी के बीच का कोण है ना, या ऐसा कहूँ कि द्विध्रुव और बी के बीच का कोण है, द्विध्रुव आघूर्ण और बी के बीच का कोण है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपनों ने देख चुके हैं और देख चुके हैं ना। तो बस ये जो बलागुण का सिद्धांत होता है ना, इसी सिद्धांत पर ये काम करता है। इसको कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें कॉइल लगी रहती है, वो ऐसे घूमती है ना, बलागुण के कारण घूमती है। अच्छा, एक स्प्रिंग भी सेट करते हैं अपन, कमानी सेट करते हैं। आपने दो तरह की स्प्रिंग एक तो ऐसे खींच सकते हैं और एक स्प्रिंग ऐसी आती है, ठीक है। ये घूमने के लिए काम में आती है, ये खींचने के लिए काम में आती है ना। इसको खींचते हैं, बल लगाते हैं तो इसमें F बराबर -kx होता है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। F बराबर क्या होता है? -kx। ये k क्या होता है? इस स्प्रिंग का नीतांक होता है। k क्या होता है? स्प्रिंग का नीतांक। और ये जो स्प्रिंग होती है ये ऐसे घूमने वाली होती है। जैसे आपने वो गाड़ी देखी होगी, छोटे छोटे बच्चों के लाते हैं, वो चाबी भरने की आती है, उसमें चाबी भरते हैं, स्प्रिंग घूमती है, फिर स्प्रिंग उस पहिए को घुमाती है। बस ये घूमने वाली स्प्रिंग है। और घूमने में ये जो विस्थापन है ना, इस विस्थापन की जगह यहाँ थीटा आता है। क्या आता है? थीटा। और घुमाने के लिए बल थोड़ी लगाते, बलागुण लगाते हैं। क्या लगाते? तो इस स्प्रिंग के लिए टो बराबर हो जाएगा k थीटा। k क्या है? इस स्प्रिंग का एंठन नीतांक है, घुमाने वाला नीतांक। जैसे ये यहाँ पर k नीतांक है ना, ये रेखीय गति है, ये घूर्णी गति है। इसमें घुमाने में काम में आते हैं। ये रेखीय गति है, इसमें एक दिशा में गति हो रही है और यहाँ पर घूर्णी गति हो रही है, ठीक है। जैसे ये मैंने ये लगा दिया, ठीक है, ये इसका इंडिकेटर यहाँ इंडिकेट करेगा ये। तो ये स्प्रिंग जितनी ज़्यादा घूमेगी इसमें उतना, जितनी ज़्यादा धारा होगी उसमें उतना ही विस्थापन होगा। ये तो थीटा होगा ना, जितनी ज़्यादा धारा होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? थीटा होगा। तो देखो ये जैसे ये धारा जितनी ज़्यादा बहेगी उसमें इतना ही कोण बनेगा, विस्थापन उतना ही ज़्यादा। इसको कोणीय विस्थापन कहते हैं, थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बलागुण लगेगा। क्या लगेगा? बलागुण। तो बलागुण किसके बराबर हो जाएगा? k थीटा के, क्योंकि स्प्रिंग लगा रखी। और वो बलागुण कौन लगाएगा? जैसे अपन धारा प्रवाहित करेंगे, है ना, धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र पहले से है तो कुंडली पर आपको पता है धारा प्रवाहित करने पर बलागुण लगता है। और बलागुण कितना आता है? NIAB साइन थीटा आता है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। क्या बातें समझ में आ रही? अरे आ रही है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर को अपन डिटेल से पढ़ते हैं, अंदर कैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसी चुंबक लगी रहती है, क्या क्या चीज़ें और सेटिंग होती है इसमें, ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं, ठीक है। हो सकेगा तो मैं आपको खोल के दिखा दूंगा। चलो देखना, हेडिंग लगा लेते हैं, चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी क्या हो गया? चल कुंडली धारा मापी है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, ये चल कुंडली धारा मापी, इसका कार्य क्या है? कार्य क्या है इसका? कार्य है इसका अल्पमान की धारा का मापन करना। अल्पमान की धारा का
मापन करना, ठीक है। बहुत कम मान की धारा बताता है, बस परिपथ में ये पता चल जाता है कि धारा है या नहीं, समझ रहे हो ना। जैसे किसी परिपथ के बीच में, वैसे गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जोड़कर इससे ये पता लग जाता है कि धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है या नहीं, ठीक है। तो अल्पमान की धारा का मापन करता है। और इसकी जो परास होती है, परास मतलब मापने की क्षमता है ना, कितनी धारा माप सकता है, वो माइक्रो एम्पियर में होती है। माइक्रो एम्पियर जानते हो, बहुत कम, है ना। तो इसकी परास बहुत कम होती है, इसलिए कहा कि अल्पमान की धारा का मापन करता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। अरे यार ये बात समझ, अल्पमान की धारा का मापन करता है। और ये दिशा भी मापता है। क्या मापता है? धारा की दिशा संसूचित करना, धारा की दिशा भी मापता है। इससे अपन धारा की दिशा भी माप सकते हैं, धारा की दिशा को संसूचित कर सकते हैं कि धारा कौन सी दिशा में जा रही है ना। इधर से इधर या इधर से, वायर में 2 ही दिशाएं होगी, है ना। तो धारा की दिशा भी संसूचित कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो सिद्धांत होता है, धारामापी का सिद्धांत वही कौन सा, जो कुंडली पर बलागुण आरोपित कर रहे थे, है ना। कोई भी कुंडली को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा? बलागुण लगेगा। अरे लगेगा ना। कोई भी कुंडली हो, आयताकार कुंडली हो चाहे वृत्ताकार कुंडली हो, कोई भी कोइल हो, उसको किस में रखेंगे अपन? चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो उस पर बलागुण लगता है। और बलागुण अपनों ने पिछली क्लास में निकाल रखा है, कुंडली पर बलागुण आयताकार कुंडली पर निकाला था, याद है आपको? चलो, तो सिद्धांत क्या है? किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित करने पर, कुंडली पर बलागुण लगता है ना, बलागुण लगता है। और बलागुण कितना लगता है? बलागुण लगता है, कितना लगेगा? टो बराबर बिना साइन थीटा, है ना। हाँ, BINA साइन थीटा। यहाँ पर n क्या है? फेरों की संख्या है, कुंडली में कितने फेरे हैं। I क्या है? कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। और A क्या है? उस कुंडली का क्षेत्रफल है। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही? चलो, अब इसका चित्र देखते हैं, ये काम कैसे करता है। ये चीज़ें अपने को फोटो से अपने आप समझ में आ जाने वाली है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, इसका चित्र देखते हैं अपन। देखो, इस पर ऐसे अंदर की तरफ ऐसे 2 चुंबक लगे होते हैं। चुंबक की कटिंग आपको दिख रही होगी, कैसे काटा गया है इनको, दिख रहा है ना। हाँ, ये घोड़े के नाल की आकृति के चुंबक है, गुड़नाल आकृति के। घोड़े की जो नाल होती है ना, उस आकृति के चुंबक है। जैसे ये नॉर्थ सिरा है और ये साउथ सिरा है। इस आकृति के चुंबक इसलिए लिए जाते हैं ताकि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो वो त्रिज्यी हो, अरी हो, त्रिज्यी हो, मतलब त्रिज्या की दिशा में हो, है ना। सीधा चुंबकीय क्षेत्र ना लेकर एक समान त्रिज्यी चुंबकीय क्षेत्र लिया जाता है। कारण क्या है वो आपको अपने आप समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। ये क्या है? चुंबक है 2, नॉर्थ, और ये सिरा कौन सा है? साउथ सिरा है ना। ये शक्तिशाली चुंबक है, इसमें चुंबक लगे हैं। अच्छा, चुंबक है तो ऐसे ये त्रिज्यी रूप में क्या उत्पन्न करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, अरे जाएगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर बीच में ऐसे एक बेलनाकार कुंडली लगी होती है। बेलनाकार जानते हो आप? बेलनाकार ये क्रोड है, नर्म लोहे की क्रोड है। नर्म लोहे के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। नर्म लोहे का म्यूआर जो होता है वो सर्वाधिक होता है। म्यूआर क्या होता है? आपेक्षिक चुंबकशीलता, है ना। म्यूआर देखा था ना अपनों ने। म्यूआर क्या होता है? आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता ये नर्म लोहे की कितनी होती है? 2000 होती है। कितनी होती है? 2000 होती है, ठीक है। नर्म लोहे की आपेक्षिक चुंबकशीलता सर्वाधिक होती है और कितनी होती है?
2000 होती है। अब ये नर्म लोहे की जो चुंबकशीलता है, ये चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाएगी, बहुत ज़्यादा कर देगी। कितने गुना कर देगी? 2000 गुना। कितने गुना कर देगी? 2000 गुना। अगर ये चुंबकीय वास्तव में 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है ना, तो 1 टेस्ला को ये 2000 गुना मतलब 2000 टेस्ला कर सकती है। कौन? नर्म लोहे की ये क्रोड, है ना। इससे इसके चुंबकीय क्षेत्र को गुजारा जाता है। तो नर्म लोहा माध्यम हो गया इसके बीच में, और माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र अपनों ने निकाला था Bm बराबर μr इंटू बी नोड होता है। अरे होता है, निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र का μr गुना होता है। तो μr मतलब 2000 गुना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर क्या ली गई अपनों ने? बेलनाकार नर्म लोहे की क्रोड है। अच्छा, इस नर्म, ये बेलनाकार है। बेलनाकार मतलब मैंने, जैसे ये बेलन होता है ना, जैसे ये बेलन है, ठीक है, ये तो बेलन का मैंने ये वाला सिरा आपको दिखाया है, ये ऐसे लगा हुआ है, आप समझ रहे हो ना। बेलन का ये वाला सिरा आपको दिख रहा है, और ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे कुंडली लिपोटी गई है, ऐसे। आ रही बात समझ? ऐसे इस बेलन के ऊपर क्या लिपोट रखी है मैंने? कुंडली लिपोट रखी है। तो ये मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे। यहाँ पर क्या लिपोट रखी है अपनों ने? कुंडली लिपोट रखी है। क्या बातें समझ में आ रही? अरे आ रही। और यहाँ पर मैंने एक कमानी जोड़ रखी है, स्प्रिंग, जो इस कुंडली से जुड़ी हुई है। ये बेलनाकार है, बेलनाकार जान रहे हो ना। और बेलन का मैंने आगे वाला सरफेस दिखा रखा है, मेरे पास है नहीं बेलन, वरना मैं दिखा देता। ये बेलनाकार है, जैसे ये है, तो मैंने ये आगे वाला भाग लिखा रखा है, और इस पर ऐसे 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 अपनों ने क्या लपेट रखी है? कुंडली लपेट रखी है। क्या बातें समझ में आ रही? ये नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर क्या लपेट रखी है मैंने? कुंडली लपेट रखी है, और इस कुंडली में धारा प्रवाहित कर रखी है। क्या प्रवाहित हो रखी है? और इसको ऐसे एक स्प्रिंग से जोड़ रखा है। किससे जोड़ रखा है? स्प्रिंग से। अच्छा, यहाँ से ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये ऐसे त्रिज्यीय होगा, ऐसे ये त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, इसीलिए अपनों ने क्या ली है? नर्म लोहे की क्रोड ली है। क्या ली है? नर्म लोहे की क्रोड ली है, ताकि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। अच्छा, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न करना है? कारण क्या है? त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का कारण है कि ये जो त्रिज्या होती है ना, ये इस पृष्ठ के साथ में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। अरे बनाती है। त्रिज्या पृष्ठ के साथ में हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। जब चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय है तो ये इस पृष्ठ के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाने वाला है। अरे बनाने वाला है। तो ये जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क बराबर BINA sin थीटा, यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और थीटा 90 हो जाएगा, साइन थीटा मैक्सिमम रहेगा 1 और रहेगा। तो बलागुण मैक्सिमम लगे, अधिकतम लगे, इसलिए अपनों ने इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या लिया है? त्रिज्यीय लिया है। क्या बात समझ में आई कि गैल्वेनोमीटर में त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्यों उपयोग में लिया जाता है? ताकि ये अगर ये कुंडली कोई से भी अवस्था में रहे, चाहे ये ऐसे रहे, तब भी ये चुंबकीय क्षेत्र इसके साथ में 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा, क्योंकि त्रिज्या तो हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनाएगी। तो इस कोयल की, इस कुंडली की कोई सी भी स्थिति हो, है ना, चाहे ये ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कोई सी भी स्थिति हो, हर स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाने वाला है ना। किस वजह से? इस त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। ठीक है, तो इनको नाम दे देते हैं। ये गुड़नाल आकृति के चुंबक है, गुड़नाल आकृति के चुंबक। ठीक है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये कैसा है? चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? ये त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र है। और त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्यों लिया है आपको समझ में आ गया है ना। त्रिज्यीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो है ये नर्म लोहे की क्रोड है, नर्म लोहे की, और नर्म लोहे की क्रोड का उपयोग क्यों किया है वो भी बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसका म्यू क्या होता है? सर्वाधिक होता है, और म्यू सर्वाधिक होने से बी का वैल्यू क्या है? बढ़ा देता है। बातें समझ में आ रही? अरे आ रही है। तो बी का वैल्यू बढ़ाना है, इसलिए अपनों ने क्या यूज में लिया है? नर्म लोहे की क्रोड ली, और उसके ऊपर लिपोटी रखी अपनों ने क्या? कुंडली, है ना। इस कुंडली में धारा प्रवाहित कर रखी, और माना इसके फेरे कितने हैं? N है। माना इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, फेरे कितने हैं? N, और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही? चलो अब देखना ध्यान से। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र है, गुड़नाल आकृति के चुंबक है। क्या चुंबकीय क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र है, और धारा है। धारावाही कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र बलागुण आरोपित करेगा। अरे करेगा। धारावाही कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आरोपित करेगा? बलागुण आरोपित करेगा। और वो बलागुण कितना लगने वाला है?
वो बला गुण लगेगा टो बराबर कितना, BINA साइन थीटा, अरे लगेगा। और साइन थीटा कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया, क्योंकि अपनों ने त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उपयोग में लिया है। तो वहाँ पे पृष्ठ के साथ में हमेशा कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का, और साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से टॉर्क जो रहेगा वो मैक्सिमम प्राप्त होगा, और कितना होगा, BINA के बराबर। ये चुंबक के कारण क्या आ गया अपने पास, टॉर्क आ गया। क्या समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है, देखना ध्यान से। ये मेरे पास क्या आ गया, बलागुण आ गया है ना, ये मेरे पास बलागुण प्राप्त हो गया। इससे आगे देखना ध्यान से, देखो ध्यान से ये। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इसमें धारा प्रवाहित करूंगा तो बलागुण लगेगा, और ये ऐसे घूमेगी, अरे घूमेगी, ये क्या होगी, घूमेगी। अच्छा घूमेगी तो स्प्रिंग में एंठन आएगी, स्प्रिंग में क्या आएगी, तनाव आएगा। स्प्रिंग में तनाव आएगा तो वो बलागुण इकट्ठा हो जाएगा, अरे होगा। तो स्प्रिंग का जो बलागुण होगा वो कितना होगा, टोर बराबर, स्प्रिंग का जो बलागुण होगा टो बराबर वो कितना होगा, के थीटा के बराबर, है ना। और ये बलागुण क्या, ये चुंबक ही प्रोवाइड करवा रही, अरे यही देता दे रही। ये बलागुण जो स्प्रिंग में आया टो बराबर के थीटा, ये इसी के तो बराबर होगा, यही होगा। इस चुंबक, अंदर चुंबक फिक्स है, अपनों ने जैसे ही धारा प्रवाहित की इसके अंदर बलागुण आया, और ये ऐसे घूमने लग गया, ये ऐसे क्या होने लग गया, घूमने लग गया। तो स्प्रिंग के अंदर एंठन आई, है ना, स्प्रिंग के अंदर क्या आ गई, एंठन आ गई। एंठन आ गई तो स्प्रिंग यूँ घूम गई, जैसे अपन चाबी भरते हैं वैसे, है ना, गाड़ी में चाबी भरते हैं ना छोटे बच्चों की, तो वैसे स्प्रिंग घूम गई। अब सुनो क्या होगा, क्या ये टो और ये टो आपस में बराबर होंगे, यही बलागुण तो इसमें एंठन भर रहा है ना, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से के थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BINA, अरे हो जाएगा। तो अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ तो थीटा कितना आएगा मेरे पास, BINA बटे क्या, के। क्या ये बात आपको समझ में आ रही। तो ये मेरे पास इसका कोणीय विक्षेप आ गया, है ना, क्या आ गया मेरे पास, गैल्वेनोमीटर का कोणीय विक्षेप, है ना। कितनी अच्छा, जितनी ज़्यादा धारा होगी क्या कोणीय विक्षेप उतना ही ज़्यादा होगा। अगर इसको मैं सही से लिखूं तो देखना ध्यान से, ये थीटा बराबर ये BN और A बटे के, और क्या I। क्या यहाँ से थीटा जो है वो I के समानुपाती है, जितनी ज़्यादा धारा उतना ही ज़्यादा क्या, उतना ही ज़्यादा विक्षेप बताएगा ये ऐसे, अरे बताएगा। तो अपने को पता चल जाएगा धारा कितनी जा रही है। क्या बातें समझ में आ रही, अरे आ रही है। ऐसे काम करता है कौन, गैल्वेनोमीटर। समझ में आया कैसे काम करता है, ये इसकी क्रियाविधि होती है। अच्छा, नर्म लोहे की रॉड का क्या उपयोग है, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने में। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्यों लिया जाता है, ताकि उस बेलनाकार कुंडली के पृष्ठ के साथ में कितना कोण बनाए, वो हमेशा 90 डिग्री का, ताकि टॉर्क मैक्सिमम प्राप्त हो। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, टॉर्क उस स्प्रिंग में क्या भरेगा, एंठन भरेगा, तो स्प्रिंग का एंठन जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो टॉर्क बराबर के थीटा बराबर बीना के बराबर हो जाएगा, BINA के बराबर। ये समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक गैल्वेनोमीटर अगर फिक्स हो गया, जैसे मैंने गैल्वेनोमीटर बनाया, अभी इसमें धारा नहीं है, गैल्वेनोमीटर तो है, क्या इसमें चुंबक लगे हुए हैं, चुंबक तो है, चुंबक है तो इसमें B पहले से फिक्स है, कुंडली मैंने पहले लगा रखी है, बना उस टाइम पे, तो N भी फिक्स हो गया, और कुंडली का एरिया भी पहले से क्या है, फिक्स है। अच्छा, स्प्रिंग लगा रखी, तो स्प्रिंग का ये के जो है ये एंठन नीतांक है, क्या है ये, एंठन नीतांक। तो क्या जो स्प्रिंग इसमें लगा रखी है उसका एंठन नीतांक भी फिक्स है। तो एक तरह से किसी एक गैल्वेनोमीटर के लिए क्या ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होती है, अरे होती है। एक गैल्वेनोमीटर के लिए ये सारी चीज़ें क्या होती है, कांस्टेंट होती है। परिवर्तनशील क्या है, धारा। मैं इसमें धारा जोड़ूंगा, कितनी जोड़ रहा हूँ उसके हिसाब से विक्षेप आने वाला है। तो एक गैल्वेनोमीटर के B, N, A और K सारे क्या होते हैं, नीतांक होते हैं। क्या बात है, समझ में आ रही, अरे आ रही है। तो ये गैल्वेनोमीटर के कारण क्या आया, विक्षेप आया, क्या आया, विक्षेप आया। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BNAI बटे के। क्या फॉर्मूला याद रहेगा, और रहेगा। अब गैल्वेनोमीटर का काम अपनों ने देखा था, क्या काम था गैल्वेनोमीटर का, अल्प धारा मापन करना। क्या काम था, अल्प धारा का मापन करना, है ना। अच्छा, अगर मैं ये थीटा बढ़ाना चाहूँ तो N को बढ़ा दूँ, है ना। थीटा बढ़ रहा है मतलब इसके मापने की क्षमता बढ़ रही है, विक्षेप बढ़ रहा है ना। तो विक्षेप बढ़ाना हो तो क्या बढ़ा दो, इसमें N बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, N बढ़ा सकते हैं। अब सुनो, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये अल्प धारा का मापन करता है। किसका मापन करता है, अल्प धारा का। अपन क्या चाहते हैं कि अपन ज़्यादा धारा को मापें। क्या चाहते हैं, ज़्यादा धारा को मापें। अपन अच्छे से धारा को मापना चाहते हैं, ज़्यादा धारा को मापना चाहते हैं, परिपथ में जितनी धारा आ रही उतनी को अपन मापना चाहते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को चेंज करते हैं।
किस में चेंज करते हैं? अमीटर में। किस में चेंज करते हैं? अमीटर भी धारा का मापन ही करता है, लेकिन गैलोमीटर अल्प धारा का मापन करता है और अमीटर अधिक धारा का मापन करता है। समझ में आ रहा है? तो गैलोमीटर से अमीटर कैसे बनता है वो बातें अपन समझते हैं। समझे? चलो देखना ध्यान से। तो गैल्वेनोमीटर से किस में बदलना है? गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना है? अमीटर में, ताकि अपन क्या कर सके? अधिक धारा का मापन कर सके। अधिक धारा का मापन कर सके, है ना। गैल्वेनोमीटर को मेरे को किस में बदलना है? अमीटर में बदलना है। कैसे बदलेंगे? ध्यान से देखना। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, क्या है ये? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। अच्छा, कुंडली लगी है, कुंडली में तार होता है, तार होता है तो आर होता है ना। ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। अरे सही है, तो तार है तो आर तो होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर का कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। अरे होगा। गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को मैंने आरजी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आरजी नाम दे दिया। क्या बात सही है? ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक। मीटर का प्रतिरोध कितना? आरजी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध आरजी है। अब अपन क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ते हैं। छोटा सा कितना? इतना छोटा जितना हो सके छोटा। समझ में आ रहा है? अरे अरे बात समझ। बहुत ही अल्प प्रतिरोध, इसको मैंने नाम दिया एस। एस का मतलब क्या? शंट। एस का मतलब क्या होता है? शंट। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ने की प्रक्रिया शंटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? शंटिंग। तो शंटिंग क्या होती है? शंटिंग गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ने की प्रक्रिया शंटिंग कहलाती है। अगर कहीं मैं कह दूं इसकी शंटिंग करनी मतलब अल्प प्रतिरोध जोड़ना है, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। क्या बातें ध्यान में रहेगी? अरे क्लियर? अच्छा, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया, ठीक है। प्रतिरोध का नाम क्या है? एस। एस बहुत छोटा प्रतिरोध। एस क्या है? बहुत छोटा प्रतिरोध है। तो ये जो उपकरण अपने पास बनकर तैयार हुआ है, ये उपकरण, इसका नाम है क्या? अमीटर। इस उपकरण का क्या नाम है? अमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? शंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? शंटिंग। और शंटिंग का मतलब क्या होता है? इसके समानांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ना है। क्या करना है? समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ना है। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ देखते हैं, देखना ध्यान से। अच्छा, ये अल्प प्रतिरोध है, मतलब एस का मान बहुत कम है। एस का मान बहुत क्या है? कम है। अब इनका जो नेट प्रतिरोध आएगा, आपको पता है समांतर क्रम में जो नेट प्रतिरोध होता है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। अरे पता है ना कैसे? समझना ध्यान से। माना कि ये 10 ओम है। कितना है? और ये जोड़ दिया मैंने कितना? 2 ओम। अगर इनका मैं नेट निकालूँ समांतर क्रम में, समांतर क्रम में नेट प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अगर दो ही प्रतिरोध हो तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 कर लेते हैं। अरे कर लेते हैं, हाँ। तो अगर मैं इस विधि से इसका R इक्वलेंट निकालूं तो ये जो R इक्वलेंट आएगा ना, ये 2 ओम से भी कम आएगा। समांतर क्रम में जो नेट आता है ना, वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा आता है। चाहे करके देख लेते हैं। देखो R1 R2 करूँगा, 2 × 10 कितना? 20/2 + 10 12। 20/12 कितना आएगा? 12 का भाग 20 में 2, 1 8 बचा, है ना। 12 × 72 1.6, फिर 8 बचा। ऐसा ही कुछ आने वाला है। अरे अरे बात समझ। तो ये 1.6, क्या ये 1.6 2 ओम से भी छोटा है। अगर मैं इसको 1 ओम ले लूँ, कितना ले लूँ? इसको 1 ओम ले लूँ, तो अब जो आएगा वो 1 से भी छोटा आएगा। कैसे आएगा? 10 × 1 कितना हो जाएगा? 10/10 + 1 11। तो 10/11 क्या 1 से भी कम है? अरे सही है। 11 × 9 99.9। अरे सही है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा आता है ना।
तो यहाँ पर शंटिंग करने से क्या फ़ायदा होगा कि इस अमीटर का जो नेट प्रतिरोध आएगा वो शंट प्रतिरोध से भी क्या आएगा, कम आएगा। अमीटर का जो नेट प्रतिरोध आएगा वो शंट से भी क्या आएगा, कम आएगा, सबसे छोटा प्राप्त होगा अपने को। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, देखते हैं आगे। तो अगर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में मैं एक छोटा प्रतिरोध जोड़ देता हूं तो क्या बन जाता है, अमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, अमीटर। एक छोटा प्रतिरोध क्या जोड़ दिया मैंने, एस जोड़ दिया, ठीक है, छोटा प्रतिरोध क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। अब देखना ध्यान से क्या होता है, देखो ये अपना बन गया क्या, अमीटर, है ना। तो इस अमीटर का जो नेट प्रतिरोध आएगा क्या वो एस से भी छोटा होगा, अरे होगा, क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में छोटा प्रतिरोध जोड़ रखा है, ठीक है, एस से भी छोटा होगा। अब आपको पता है V बराबर क्या होता है, IR, अरे होता है, ये समांतर क्रम में वोल्टेज तो कांस्टेंट रह जाएगा, अरे रह जाएगा, तो यहाँ से I जो होगा वो R के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, R उधर जाएगा तो वोल्टेज तो नियत हो गया समानांतर क्रम में। R जितना कम होगा क्या धारा उतनी ही ज़्यादा आएगी, अरे आएगी, R जितना ज़्यादा कम कर दूंगा धारा उतनी ज़्यादा क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो शंट जोड़ने से फ़ायदा क्या हुआ, प्रतिरोध कम हो गया, प्रतिरोध कम हो गया तो धारा मापने की क्षमता बढ़ गई, और अपन भी तो वही चाहते थे कि धारा का अधिक मापन कर सके। अरे समझ में आ रहा है, धारा का अपन क्या चाहते थे, अधिक मापन कर सके, इसलिए ये क्या बन गया अपने पास, अमीटर बन गया। क्या बन गया, अमीटर। अच्छा, अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कौन से क्रम में जोड़ते हैं, अमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में आपको पता है धारा समान रहती है, अरे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में क्या समान रहती है, धारा, तो वो कुल धारा का मापन कर सके, इसलिए अपन कौन से क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में। क्या बातें समझ में आ रही। तो गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनेगा, समझ में आया, अरे आया। अब आपको पता है, देखना ध्यान से, गैल्वेनोमीटर से मैंने क्या बना दिया, अमीटर बना दिया। क्या चुंबक वगैरह सारी यहीं लगी हुई है, और चुंबक वगैरह तो सारी यहीं लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि के थीटा बराबर क्या होता है, BINA, अरे होता है, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BNA बटे K इंटू आई, है ना। अगर I को मैं नीचे ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बटे I बराबर BNA बटे K। ये जो थीटा बटे A होता है इसको कहते हैं अमीटर की धारा सुग्राहिता। क्या कहते हैं, अमीटर की धारा सुग्राहिता। एकांक धारा में कितना विक्षेप आता है, अगर धारा को 1 कर दूं तो एकांक धारा के संगत जो विक्षेप होता है, जो कोण होता है, उसको क्या कहते हैं, अमीटर की धारा सुग्राहिता कहता। परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक धारा के संगत, एकांक धारा के संगत विक्षेप क्या कहलाएगा, धारा सुग्राहिता कहलाएगा। धारा सुग्राहिता अगर बढ़ानी हो, क्या बढ़ानी है अपने को, अमीटर की धारा सुग्राहिता बढ़ानी है, ठीक है। तो धारा सुग्राहिता मतलब थीटा बटे आई में इंक्रीज करना है, तो बराबर क्या होता है, BNA बटे K। क्या मैं कुंडली के फेरों की संख्या अगर बढ़ा दूँ तो क्या धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी, सुग्राहिता, है ना। तो थीटा बटे आई अगर मेरे को बढ़ाना है तो क्या BN या N की संख्या अगर मैं बढ़ा दूँ तो क्या थीटा बटे आई बढ़ जाएगी, अरे बढ़ जाएगी। अगर मेरे को अमीटर की धारा सुग्राहिता बढ़ानी है तो क्या बढ़ा दूंगा, नंबर ऑफ फेरों की संख्या बढ़ा दूंगा, कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर दूंगा, मैं बढ़ा दूंगा। इसके अंदर जो कुंडली लगी है अगर उसमें फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो धारा सुग्राहिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बना दिया अपनों ने गैल्वेनोमीटर से क्या बना दिया, अमीटर बना दिया। अमीटर का काम क्या हो गया, उच्च धारा का मापन कर सकते हैं, है ना, अधिक धारा का मापन कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध को क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया, है ना। अब अपन क्या चाहते हैं कि वोल्टमीटर भी पढ़ाए, वोल्टमीटर भी बनाए, विभव का मापन करना है। किसका मापन करना है, विभव का। तो अब पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, वो चीज़ें सीखते हैं। क्या ये समझ में आया। शंटिंग कौन से क्रम में की जाती है, समांतर क्रम। अमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखोगे। अमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। और शंटिंग कब कौन से क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में। शंटिंग का मतलब ही यही होता है
अल्प प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना क्या कहलाता है? शंटिंग कहलाता है। प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा मापने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या ये बातें आपको समझ में आई? अब अगर मुझे वोल्टमीटर बनाना है, क्या बनाना है? वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से। वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर को किस में बदल रहे अपन? वोल्टमीटर में बदल रहे। कैसे बदलेंगे देखना ध्यान से। ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना? Rg। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना? गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दूं। उच्च कितना? इतना उच्च कि बहुत ज़्यादा, इसको मैं अनंत तक कर सकूं। इतना उच्च प्रतिरोध में कौन से क्रम में जोड़ दूं? श्रेणी क्रम में। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया तो ये जो डिवाइस मेरे को प्राप्त हुई, ये जो प्राप्त हुआ, इसको क्या कहते हैं? इसको वोल्टमीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। क्या समझ में आ रहा है? वोल्टमीटर का काम क्या हो जाएगा? विभव का मापन करना, विभवांतर मापना। क्या काम हो जाएगा? विभवांतर मापना। ये प्रतिरोध है। अच्छा सुनो, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वोल्टमीटर का जो नेट प्रतिरोध मुझे मिलेगा, क्या इन दोनों का योग होगा? क्या हो जाएगा? Rg प्लस, अरे श्रेणी क्रम में तो ऐसे जोड़ते हैं, और ऐसे जोड़ते हैं। ये और ये जो वोल्टमीटर का प्रतिरोध होगा, क्या ये RH से भी ज़्यादा आएगा? अरे आएगा, क्योंकि इसमें ये और जुड़ रहा है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और जुड़ रहा है, तो ये RH से भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। अब आपको पता है V बराबर क्या होता है? ये श्रेणी क्रम में तो धारा तो नियत रहने वाली है, सही है। तो V जो होगा वो R के क्या हो जाएगा? R को जितना ज़्यादा बढ़ा दूंगा वोल्टेज मापने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये उतना ही ज़्यादा क्या मापेगा? विभव मापेगा, है ना। अगर R को अनंत कर दिया जाए, प्रतिरोध को अनंत कर दिया जाए, तो क्या इसके धारा मापने की क्षमता भी अनंत हो जाएगी? और समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, है ना। परिपथ रखते हुए प्रतिरोध को अनंत करना पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रतिरोध से डिसाइड करेंगे कि वोल्टमीटर की वोल्टता कितनी माप सकता है। आ रही बात समझ में? अच्छा, वोल्टमीटर में भी लगा तो गैल्वेनोमीटर ही है। क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने से क्या बन जाएगा? वोल्टमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वोल्टमीटर। अच्छा, इस वोल्टमीटर के बारे में अगर अपन देखें तो यहाँ पर वही के थीटा बराबर क्या हो जाएगा? BIN। अरे हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? BNA/K/I। अरे हरी बात समझ, है ना। अच्छा, इस दोनों तरफ मैंने V का भाग दिया। किसका भाग दिया? दोनों तरफ V का, वोल्टेज का भाग दिया, ठीक है। तो ये जो मेरे को वैल्यू प्राप्त हुई θ/V बराबर क्या आया मेरे पास? BNA/K/I/V। इसको कहते हैं वोल्टमीटर की वोल्टता सुग्राहिता। क्या कहते हैं? वोल्टता सुग्राहिता, है ना। इसको क्या कहते हैं? वोल्टता सुग्राहिता, ठीक है। क्या होती है वोल्टता सुग्राहिता? एकांक वोल्टेज के लिए विक्षेप क्या कहलाएगी? वोल्टता सुग्राहिता कहलाएगी। एकांक वोल्टेज के लिए, एकांक वोल्ट के लिए विक्षेप क्या कहलाएगी? वोल्टता सुग्राहिता। यहां पर वापस वही बात देखो, क्या मुझे θ/V बढ़ानी है तो n बढ़ा दूंगा? θ/V बढ़ानी तो n बढ़ा दूंगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको समझते हैं। वहां तो हो गया था, अरे वहां हो गया था, यहां पर क्यों नहीं होगा वो समझते हैं। देखना ध्यान से, θ/V बराबर मेरे पास प्राप्त हुआ क्या? BNA/K/I/V। अरे प्राप्त हुआ। आपको पता है V बराबर IR होता है। अरे होता है। इस V को नीचे लाऊं, R को उधर ले जाऊं तो 1/R बराबर I/V हो जाएगा। अरे हो जाएगा। I/V की जगह 1/R रख सकते हैं, रख सकते हैं। देखना ध्यान से, θ/V बराबर BNA/K/1/R। इतनी बातें क्लियर? अरे बोलो, क्या फेरों की संख्या बढ़ाऊंगा? फेरों की संख्या बढ़ाऊंगा तो तार की लंबाई बढ़ेगी। अरे प्रतिरोध पढ़ा था अपनों ने, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? ρL/। फेरों की संख्या बढ़ाऊंगा तो तार की लंबाई
बढ़ेगी। तार की लंबाई बढ़ेगी तो तार का प्रतिरोध भी अरे बढ़ेगा। तार का प्रतिरोध बढ़ रहा है, फेरों की संख्या भी बढ़ रही है और प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, क्या दोनों ही कट के कैंसिल हो जाएंगे? अरे हो जाएंगे, दोनों ही कट के क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या फेरों की संख्या बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा। फेरों की संख्या बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। और प्रतिरोध भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ रहा है। जैसे इसको 2 गुना किया तो ये भी तो 2 गुना हो जाएगा। और समझ में आ रहा है? इसको 2 गुना किया तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 से 2 वापस कैंसिल, ये तो वही कांस्टेंट रहना है। समझ में आ रहा है? तो फेरों की संख्या बढ़ाने से वोल्टमीटर की सुग्राह्यता नहीं बढ़ती है, लेकिन हाँ अमीटर की सुग्राह्यता जरूर बढ़ती है। क्या बातें समझ में आई? अरे आई। तो अमीटर की सुग्राह्यता क्या होती है वो समझ में आया। एक और फॉर्मूला ये रह गया, θ/v बराबर BNA/K × 1/r। अरे समझ में आ रहा है? क्या ये बातें आपको क्लियर है? अरे बोलो। तो ये था अपना क्या, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम अल्प धारा का मापन करना है ना, धारा की दिशा मापना। सिद्धांत क्या है? बलागुण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है। टॉर्क किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बलागुण लगता है। ठीक है। उसमें विशेष क्या है? स्ट्रक्चर आनी चाहिए आपको। उसमें नर्म लोहे की रॉड यूज़ की जाती है। μr कितना होता है उसका? 2000। अरे होता है। क्यों होता है? ताकि चुंबकीय क्षेत्र को अपन ज़्यादा बढ़ा सके, अधिक कर सकते हैं, इसलिए नर्म लोहे की रॉड यूज़ में लेते हैं। ठीक है। बेलनाकार कुंडली होती है। ठीक है। बेलनाकार नर्म लोहे की रॉड होती है, उसके ऊपर कुंडली लपेटी हुई होती है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अरी या त्रिज्यी लिया जाता है। क्यों त्रिज्यी लिया जाता है? ताकि सरफेस के साथ में हमेशा θ 90 बनाए तो टॉर्क अपने को अधिकतम प्राप्त हो सके। समझ में आ रहा है? तो ये जो थी इंपॉर्टेंट बातें, क्या आपको क्लियर है? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? चलो, व्हीटस्टोन सेतु। क्या होता है ये? ध्यान से समझना, देखना ध्यान से। ठीक है। यहाँ पे ये 4 प्रतिरोध लिए हैं मैंने। ये एक प्रतिरोध, ये एक प्रतिरोध और ये एक प्रतिरोध। ठीक है। इनको एक बैटरी से जोड़ रखा है। बैटरी का वोल्टेज V है, परिपथ में बहने वाली धारा कितनी हो गई? I हो गई। इनको नाम ले देते हैं। इसका R1, ये क्या है? ये नाम दे दिया R3 और ये R4। ठीक है। कुछ भी नाम दे दो चलता है। ठीक है। R1, R2, R3, R4, कोई PQRS भी देते हैं, है ना, जो चाहे नाम दे सकते हैं। ठीक है। माना इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे I1। ये जो 2 भुजाएं, अच्छा इसको नाम देता हूँ, ये A, ये B, ये C और D। ये जो AC है, AC भुजा, AC भुजा पर बैटरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? AC भुजा पर क्या लगाते हैं? बैटरी। ठीक है। और ये जो BD भुजा होती है, BD भुजा, यहाँ पर लगाया जाता है एक गैल्वेनोमीटर। और आपको पता है गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? धारा का संसूचन करना, धारा मापता है। ठीक है। अल्प धारा मापता है और ये बताएगा कि इसमें धारा आ रही है या नहीं आ रही है। अरे आ रही बात समझ? यहाँ देखो, ये ऐसे लगा होगा। ठीक है। अगर ये विक्षेप 0 पर होगा, है ना, मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इस भुजा में धारा प्रवाहित नहीं हो रही। ठीक है। तो ये ऐसे पूरा व्हीटस्टोन सेतु स्थित होता है। ठीक है। देखना ध्यान से। अगर ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में हो, कौन सी स्थिति में हो? संतुलन स्थिति में। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में अगर व्हीटस्टोन सेतु है तो इस गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा 0 होती है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर धारा 0 हो जाएगी तो इस सिरे और इस सिरे के बीच में विभवांतर 0 हो जाएगा, क्योंकि धारा क्यों नहीं बह रही? धारा इसीलिए नहीं बह रही कि दोनों के बीच में क्या है? विभवांतर नहीं है। आ रही बात समझ? तो इसमें आने वाली धारा, अच्छा यहाँ पे I1 धारा मान लूँ, यहाँ पे कितनी धारा? I2, यहाँ पर जो धारा जा रही वो I3 और यहाँ पर जाने वाली क्या? I4। तो अगर संतुलन की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु होगा तो क्या I1 और I2 आपस में बराबर होगी? ये धारा ऐसी कैसी हो कि इधर इधर चली जाएगी, इधर तो धारा जा नहीं रही है ना। अच्छा, ये I3 और I4 आपस में बराबर होंगे? अरे होंगे। तो क्या I1 और I2 आपस में बराबर होंगे, है ना, और I3 और I4 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कब? संतुलन की स्थिति में। कब बराबर होंगे? संतुलन की स्थिति में। और संतुलन की स्थिति कब होगी? जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना आए? 0 आए, धारा कितनी बहे? 0 बहे।
ठीक है, उस स्थिति को अपन क्या कहेंगे, संतुलन की स्थिति कहेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही। देखना यहाँ पर मैं ए बी डी ए, ये एक लूप दिख रहा है आपको, बंद लूप। इस बंद लूप में केवीएल लगा रहा हूँ, किरचॉफ का वोल्टा नियम। कौन सा नियम, किरचॉफ का वोल्टा नियम। वोल्टा नियम याद है कि भूल गए, याद है ना। अच्छा पहले चिन्ह दे देते हैं, धारा ऐसे जा रही थी, ये प्लस ये माइनस, धारा इधर जा रही थी, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे चलेंगे अपन। तो लूप ए बी डी ए, ये जो बंद लूप है इसमें केवीएल लगा रहा हूँ, ठीक है। अरे क्लियर, केवीएल कैसे लगाऊंगा देखना, ए से शुरू किया तो वी ए, यहाँ पर गया तो आगे वाला चिन्ह लेते हैं, माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री। अरे सही है, माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री। फिर इधर ओके इधर ओके, इधर जाऊंगा तो ये प्लस वाला चिन्ह लूंगा, आगे वाला प्लस क्या हो जाएगा, आई वन आर वन बराबर कहाँ आ जाऊंगा वापस, वी ए पर। अरे आ जाऊंगा, वी ए से वी ए क्या हो गया, कट गया। अब देखना आगे, यहाँ से आई वन आर वन बराबर क्या बचा, आई थ्री आर थ्री। अरे बचा आई वन आर वन बराबर क्या आ गया, आई थ्री आर थ्री। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट देखना, अगला लूप ले रहा हूँ, ये वाला लूप। इस वाले लूप में भी क्या लगा रहा हूँ, केवीएल लगा रहा हूँ, बी सी डी बी। इस वाले लूप में भी क्या लगा रहे अपन, केवीएल लगा रहे। चिन्ह दे देते हैं, इधर धारा जा रही थी ये प्लस और ये, इधर धारा जा रही ये प्लस और ये, ठीक है। इस वाले लूप में, कौन से लूप में लगा रहे हैं, बी सी डी बी में, ठीक है। देखना ध्यान से, बी सी डी बी में केवीएल लगाते हैं। क्या होगा केवीएल लगाना, यहाँ देखो, ये यहाँ पर ये माइनस का आई फोर, बी वी बी माइनस आई फोर आर फोर। आगे चलूँगा, यहाँ आऊँगा तो ये प्लस का आई टू आर टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का आई टू आर टू बराबर, फिर वापस कहाँ चला जाऊँगा, वी बी पर, वी बी से वी बी क्या हो गया, कट गया, ठीक है। देखना ध्यान से, आई टू आर टू ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई फोर आर फोर। अरे ठीक है, इसको इक्वेशन नाम दे दिया, कौन सा, 1। अब समीकरण 1 और 2 का भाग दे दूँ, समीकरण 1 बटे क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 बटे 2 करूँगा तो ये समीकरण 1 आई वन आर वन बराबर आई थ्री आर थ्री बटे ये क्या है, आई टू आर टू बराबर आई फोर आर फोर। क्या बातें समझ में आ रही, अरे आ रही है। क्या आपको पता है कि आई वन और आई टू आपस में बराबर है, अरे है, संतुलन की स्थिति में आई वन और आई टू आपस में क्या है, बराबर है। तो आई वन और आई टू बराबर है तो कैंसिल, अरे सही है। आई थ्री और आई फोर आपस में क्या है, तो ये भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। समझ में आ रहा है। अब देखना ध्यान से, ये जब कैंसिल हो गए तो मेरे पास R1 बटे R2 बराबर क्या प्राप्त हुआ, R3 बटे R4। ये आ गया अपने पास व्हीटस्टोन सेतु का एक फॉर्मूला। देखना ये कैसे अप्लाई करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु में आपको 3 प्रतिरोध तो ज्ञात होंगे, 3 प्रतिरोध ज्ञात होंगे जो एक फिक्स अनुपात में रहेंगे, और एक प्रतिरोध अज्ञात रहेगा, वो अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखो 3 आपको ज्ञात है, एक अज्ञात है, तो क्या निकाल सकते हैं, है ना। अपन क्या करेंगे, एक अज्ञात प्रतिरोध यहाँ पर लगाया, जैसे ये R2 अज्ञात है, माना R2 क्या है, अज्ञात है, तो इसकी वो स्थिति ढूंढेंगे जहाँ पर इसमें धारा कितनी बहे, 0 बहे। धारा कितनी बहे, जब ये संतुलन की स्थिति में होगा तब क्या R1 बटे R2 बराबर होगा R3 बटे R4 के। अब R1 R3 R4 अपने को पता है तो R2 निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से यूज़ करते हैं किसका, व्हीटस्टोन सेतु का। क्या ये बातें समझ में आई, अरे बोलो। अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, 3 प्रतिरोध आपको दे दे और कहे कि संतुलन की स्थिति और R4 निकालो, तो क्या निकाल सकते हैं, अरे निकाल सकते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है। संतुलन की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी बहेगी, 0। धारा कितनी बहेगी, विक्षेप कितना होगा, 0 होगा। इसको कहते हैं शून्य विक्षेप विधि। कौन सी विधि, शून्य विक्षेप विधि। तो ये जो व्हीटस्टोन सेतु होता है ये शून्य विक्षेप विधि पे आधारित होता है, ठीक है। अरे हरी बात समझ में। गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है इससे पहले अपनों ने देख लिया अभी, है ना। ये धारा का संसूचन करेगा, धारा बह रही है या नहीं बह रही है, अरे क्लियर। तो ऐसे अपने को पता चल जाएगा। क्या व्हीटस्टोन सेतु समझ में आया, अरे बोलो।
अगर ऐसे में एक प्रश्न दे दूँ, 1 2 3 बना दो और चौथा पूछ लो, निकाल सकते हो? और निकाल सकते हो इसके बटे में ये, इसके बटे में ये बराबर करने आपस में, है ना, या इसके बटे में ये, इसके बटे में बराबर करने आपस में, बात वही है, पक्षांतरण करके वहीं आ जाने पर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हो जाएगा व्हीटस्टोन से? तो बोलो। तो आज के लिए इतना ही रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी बायो की सीरीज आ जाएगी आपके पास पूरी, ठीक है? तो बायो भी पढ़ लेना, है ना, देखते हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको।